नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का सबसे बड़ा मुद्दा में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों यानी दौसा, रामगढ़, देवलियारा, खीवसर, झुंझुनू, सलीमबर, चौरासी पर उपचुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। जी हां, 19 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले इस चुनाव में 69 प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित होंगे। मतदान के आंकड़ों और पोलिंग बूथों पर चुनावी माहौल ने कई संकेत दिए हैं साहब। टोंक के देवलियारा में एसडीएम को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा थप्पड़ मारने की घटना भी सामने आई, जिसके विरोध में सब ने एकजुट होकर इसकी बात कही। दौसा में भी कानपुरा गांव में मतदाता और पोलिंग एजेंट्स के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दोनों ही जगह पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया। खीवसर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान शादी समारोह में भाग लेने आए पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी की गाड़ी का पीछा कुचेरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा करने और पुलिस की ओर से इंदिरा की गाड़ी घेरकर उनका फोन छीनने और अपशब्द कहने के आरोप आरएलपी ने लगाए हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बावरी समाज की महिला के साथ किए गए ऐसे रवैये का जवाब मत की चोट से जनता देगी। आदिवासी क्षेत्र चौरासी में गांव से लोग नाव पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे, बूथ के पोलिंग बूथ तक पहुंचे। पिछले 10 साल में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 12 पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि केवल 3 सीटों पर ही बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज कर सके हैं। राजस्थान में उपचुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आते रहे हैं। राजस्थान में पिछले उपचुनाव की अगर बात करें तो पिछले उपचुनाव में सहानुभूति फैक्टर भी हावी रहा। बीजेपी सरकार आने के बाद जनवरी 2024 में श्रीगंगानगर के करणपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी के प्रत्याशी मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नर ने हार का मुंह दिखाया और मंत्री पद उन्हें खोना भी पड़ा था। रूपिंदर सिंह कुन्नर पूर्व मंत्री रहे और दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र भी हैं। 30 दिसंबर 2023 को टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 8 जनवरी को वह चुनाव हार गए। पिछली कांग्रेस सरकार के समय उपचुनाव में सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीट पर भी सहानुभूति लहर ही चली। ये भी फैक्टर काफी वर्क किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने जिन दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट दिया, उनकी जीत हुई थी। अब की बार बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। राइजिंग राजस्थान और विकास के आधार पर बीजेपी ने वोट की अपील की थी, जबकि कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए अपनी पिछली सरकार की योजनाएं गिनाते हुए वोट की अपील करती नजर आई। कुल मिलाकर देखिए, इस मतदान के क्या संकेत हैं वो हम आपको बताएंगे। उपचुनाव के मतदान की 7 विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट क्या है, कहां किसका पलड़ा भारी रहा, कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के सीधे मुकाबले वाली दौसा और रामगढ़ सीटों पर क्या हाल रहा, बाकी 5 सीटों यानी देवलियारा कह लीजिए, झुंझुनू, खीवसर, सलीमबर और चौरासी में जहां त्रिकोणीय मुकाबला था, वहां क्या चुनावी स्थिति रही, सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें आज इसकी बात करेंगे। जी हाँ, तो आज इस समीकरण को समझने के लिए और आप तक समझाने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं। जितेंद्र मीणा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीएपी नरेंद्र कटारा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर सुमित गर्ग हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और आप लोगों ने टाइम निकाला। देखिए, आज मतदान हो चुका है, मताधिकार का प्रयोग लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर किया है। तो सबसे पहले जरा हम अगर चलते हैं और बात करना चाहेंगे जितेंद्र मीणा जी से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी। आप इसे कैसे देख रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए, इस बार उपचुनाव में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। पिछले उपचुनाव में इतनी वोटिंग नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल यही। शुक्रिया। देखिए आदित्य जी, ये बहुत अच्छा संकेत है और दिनों दिन लगातार पार्टिसिपेशन मतदाताओं का इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो हो रहा है, ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी प्रोसेस हम इसको मान करके चल रहे हैं। दूसरी चीज इसके साथ साथ ये भी है कि पिछले 10 महीनों में जिस तरीके का कामकाज सरकार का रहा, उसकी समीक्षा का भी जो है ये टाइम था जब लोगों ने अपने जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो उम्मीदों से उन्होंने जिस सरकार को वोट दिया था और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाई,
तो उसकी नाराजगी भी आज की तारीख में मतदाताओं में देखने को मिली। खास करके मैं अगर आदिवासी बेल्ट में बात करूं, चौरासी और सलूमर वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, वहां पर ये खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि लगातार वो नाराजगी सबके सामने आ रही थी। लोग नाराज होकर के सरकार के खिलाफ जो है मतदान कर रहे थे, और इसको इसी नजर से जो है देखे जाने की जरूरत है। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र कटारा हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ज़रा उनसे मैं जानना चाहूँगा कि नरेंद्र जी एक बात बताइए कि उपचुनाव जो हैं वो पहले होने वाले थे, जम्मू कश्मीर उपचुनाव के साथ ही ये भी उपचुनाव होना था राजस्थान का। क्या वजह रही कि बीजेपी ने इसे टाला और आगे बढ़ाया? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी का उपचुनाव कब होगा, कैसे होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का काम है, वो कब चुनाव कराती है ये उनका क्षेत्र अधिकार है, और जब वो चुनाव कराते हैं हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि भाई ये मतदान कहाँ जा रहा है, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, ये मतदान विकास पे जा रहा है। ये विकसित राजस्थान के लिए और विकसित भारत के लिए मतदान हुआ है। आप जिस प्रकार से देखेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 2023 के चुनाव में कुछ गारंटियां राजस्थान वासियों के लिए दी थी। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली। उसके साथ ही वो विकसित राजस्थान के मिशन पर आगे बढ़ चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। हम लोग राजस्थान में जब चुनाव के समय गए थे तो हम कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को लेकर जनता के बीच गए थे। हम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले दिन शपथ के बाद एसआईटी का गठन किया और युवाओं के साथ अन्याय करने वाले उन पेपर माफियाओं को जेल के अंदर डालने का काम किया। आपको जानकर खुशी होगी, ऐसे पेपर माफिया 200 से अधिक लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, यहाँ आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया। एंटी गैंगस्टर फोर्स धरातल पे काम कर रही है और 1130 से अधिक ऐसे गंभीर अपराधियों को हम जेल के अंदर डाल चुके हैं जो हिस्ट्री शीटर के रूप में लोगों में दहशत फैलाने का काम करते थे। इसके साथ ही हमने वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आगामी 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियां राजस्थान के युवाओं को दूंगा और 6 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं और हम अब तक इन 11 महीनों में 32,000 राजस्थान के युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। सरकारी नौकरियों के 10,000 नौकरियों का हम रिजल्ट निकाल चुके हैं और आगामी 1 साल जब पूरा होगा हमारा 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार का, तो हम एक साथ 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही प्रथम वर्ष 1,11,000 से अधिक भर्तियों की तैयारी हम कर चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार माननीय मोदी जी ने कहा था कि राजस्थान में 450 रुपए में गैस का उज्ज्वला सिलेंडर दिया जाएगा। हम 73,000 से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने सम्मान निधि में 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिए और राजस्थान में 65 लाख किसानों को 653 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान हमारे किसानों के लिए दिया गया है। हमने 75,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिए हैं और करीब 15,000 करोड़ का हमने अनुदान बिजली में किसानों के लिए दिया है। माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में भागीरथ के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में जल की क्या आवश्यकता है राजस्थान वासी से अधिक कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस पार्टी जहां ईआरसीपी को टाल रही थी, भटका रही थी, पहले दिन ही निर्णय लेते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने समझौता किया। राजस्थान के लाखों लाखों लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी ईआरसीपी के माध्यम से मिलेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब रिसर्चेंट राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में विकास को पंख लगाई जा रही है। 15 लाख करोड़ के एमओयू हम कर चुके हैं। हम गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी, शहर-शहर, हर जगह यहाँ हम विकास की धारा बहा रहे हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को समृद्ध रोजगार मिलेगा, युवा समृद्ध होंगे, राजस्थान समृद्ध होगा और इस विकास के पथ पर भजनलाल सरकार आगे बढ़ रही है और ये उपचुनाव उसी विकास पर मोहर लगा रहा है। इसीलिए हम सातों की सातों सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सातों की सात सीट जीतेगी, क्योंकि जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मीटिंग्स हुई, मुख्यमंत्री जी की सभाएं हुई, उनमें जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से स्नेह दिया, उसको आप देख सकते हैं। 84 की सभा में लाखों लोगों की भीड़ उनकी सभा में उमड़ी। मुख्यमंत्री जी ने 14 सभाएं 7 विधानसभा सीटों पे की हैं। मुख्यमंत्री जी के रोड शो हो, सभाएं हो,
जनता ने जिस प्रकार का प्यार दिया, मतदाताओं ने जिस प्रकार का प्यार दिया, उससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीट राजस्थान में जीत रही है। चलिए ठीक है। पहले तो मैं ज़रा राजेश कसेरा हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर सुमित गर्ग के पास चलना चाहूँगा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं ये। डॉक्टर सुमित गर्ग, ऐसा है कि जो हमने सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, जितेंद्र मीना कह रहे हैं कि इस बार मुहर लगेगा क्योंकि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास पर इस बार मुहर लगना है। आपका टेक जानना चाहेंगे पेपर लीक मुद्दे को लेकर। आपका क्या टेक है? क्या लगता है आपको कि पेपर लीक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ होगा आम जनमानस का? आदित्य जी नमस्कार। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सातों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हार्दिक आभार, अभिनंदन प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में आगे बढ़कर मतदान किया। अब मैं बात पे आता हूं कि इन चुनावों का क्या परिणाम होने जा रहा है। यकीन जानिए आदित्य जी, ये चुनाव भाजपा की 11 महीने पुरानी सरकार के खिलाफ मतदान होने के खिलाफ हुआ, उसकी नीतियों के खिलाफ हुआ है। नरेंद्र जी ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी, एक एक करके मैं उनका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले इन्होंने बात करी नरेंद्र मोदी की गारंटी। अरे साहब, नरेंद्र मोदी की गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनावों में ही रफू चक्कर कर दी थी। जब पहला दौर जब लोकसभा चुनाव का खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी का नाम लेना बंद कर दिया, मुसलमान और मंगलसूत्र पर आ गए थे, और आज तक वो गारंटियां रफू चक्कर ही है, कहीं पर भी नहीं है। धरातल पर कोई मोदी की गारंटी नहीं है। दूसरी बात आपने भी करी और इन्होंने भी करी, पेपर लीक की। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो हमारी तत्कालीन संवेदनशील सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रदेश का नहीं, देश का आज तक का सबसे कड़ा कानून लेकर आए, और जिसके चलते हमने उनको गिरफ्तार करने का काम किया। दूसरी ओर आपने देखा कि जब केंद्र की सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो नीट की परीक्षा होती थी, उसका पेपर लीक हुआ, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और वहां जाके हलफनामा दायर करती है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ एजेंसियां गिरफ्तारियां कर रही थी। तो ये इनका पेपर लीक पर आचरण रहा है। इसी पेपर, अगर राजस्थान के पेपर लीक की बात करूं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। साहब आप ही बता दो कि मुख्यमंत्री जी सही कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी सही कहते हैं? किरोड़ी लाल जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, कार्यवाही नहीं करना चाहते। मुख्य ये कहते हैं कार्यवाही हो रही, तो आप ये तय कर लेंगे आपके दोनों नेताओं में से कौन सही कह रहा है। इन्होंने बात करी रोजगार की। आदित्य जी, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार की एजेंसियां कहती हैं कि राजस्थान इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार देने वाला प्रदेश है। 8% से ज्यादा हमारी बेरोजगारी दर है, और ये कहते हैं रोजगार दिया। अरे कहां रोजगार दिया? एक आदेश में 55,000 युवाओं को, 55,000 युवाओं का मतलब कम से कम 2 लाख राजस्थान वासियों को इन्होंने सड़क पर ला दिया। 5,000 युवा मित्र और 50,000 के लगभग महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। इन्होंने सिलेंडर की बात करी। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले का शायद इन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, सिलेंडर की क्या हालत है, जनता त्राही त्राही कर रही है, कहीं कोई फ्री का सिलेंडर नहीं है, वो भी मोदी की गारंटी के साथ रफू चक्कर हो चुका है। ये बात करने आए सम्मान निधि की, मैं कहता हूं किस मुंह से बात करते हैं? 12,000 की बात करी थी, 8,000 देते हैं और कहते हैं हम सम्मान निधि दे रहे हो। सम्मान नहीं, आप अपमान कर रहे हो। इस देश के धरती पुत्र का, राजस्थान के धरती पुत्र का अपमान कर रहे हो, सम्मान निधि नहीं दे रहे। आपने बात करी ईआरसीपी की। आदित्य जी, मैं बता देता हूं, हम पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ सबसे बड़ा कुटाराघात किया इस भजन लाल सरकार ने। हमारे पीठ में छुरा घोंपा ईआरसीपी के नाम पर। ईआरसीपी का जो बेसिक मॉडल था वो ये कहता था कि 3700 एमसीएम पानी मिलेगा और उससे 2,80,000 भूमि संचित होगी। इन्होंने क्या किया? डर गए, समझौता किया, अनुभवहीनता दूरदिशा के चलते। उसमें क्या किया? 2300 एमसीएम पानी और उससे 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होगी। तो 1400 एमसीएम तो हमारा पानी खा गई। 60,000 हेक्टेयर हमारी भूमि को इन्होंने प्यासा रख छोड़ा। चलिए, जितेंद्र मीना जी कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार वो आपके पास में, आपके पास में आता हूं। हाँ। इन्होंने यमुना समझौते की बात करी, तो यमुना समझौते में साहब काय का समझौता किया आपने? कौन सी फीट थपथपाते हो? समझौता ये कहता है कि हरियाणा के पास एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो देगा। तो काय का समझौता है? ये तो उनके आगे सरेंडर करके आया। ठीक है नरेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। बहुत देर से जितेंद्र मीना जी वो हाथ खड़ा किए हुए। जी जितेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। मैं आता हूं आपके पास। जितेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। देखिए नरेंद्र जी, जो हमारे साथी अभी बात कर रहे थे, खास करके जो रोजगार वाले मसले की जिसकी बात कही,
उन्होंने कहा कि 25,000 नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया है। अगर हम लोग 10 महीने के कार्यकाल में अगर 25,000 का एवरेज लगा करके चले, तो इस हिसाब से अगले पूरे 5 साल में ये सरकार 1 से सवा लाख नौकरियां इस राजस्थान के युवाओं को देने वाली है। इससे उनका एक चीज पता चलता है। लेकिन दूसरी चीज जो जो सबसे जरूरी चीज है, अगर हम लोग देखें जो इस दौर में हुई है, वो ये हुई है कि किसानों को जो यूरिया मिलता था उसका कट्टा 50 किलो से घट करके 45 किलो पे आ गया, हम्म। और दाम वही का वही है। दूसरी चीज की उसकी शॉर्टेज भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुद्दा जो है अभी भी वही के वही है। जिस तरीके का वादा, अभी पानी की बात कही, याद सिटी का एक मसला है, उसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो 50% डिपेंडेबिलिटी का क्राइटेरिया था उसे बीजेपी सरकार ने आकर के 75% कर दिया गया, और उसके चलते ये पूरा का पूरा घाटा हुआ है। ईआरसीटी के साथ साथ आप साउथ राजस्थान जब देखेंगे तो पता चलेगा कि दक्षिणी राजस्थान में खास करके 84 हो या सलूम्बर का हिस्सा हो, वहां पर लगातार पानी का क्राइसिस चल रहा है। वहां पिछली हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे 84 से, जो विधायक थे राजकुमार राउत जी, वो वहां पर एक जल मिशन के तहत जो है पानी की नहर की व्यवस्था करके लेके गए थे, और जब से ये सरकार आई उसमें उस पूरी प्रोसेस को रोक दिया गया और वहां पर पानी की प्रोसेस एकदम से ठप पड़ गई है। ऐसे में इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यही स्थिति हमें सलूम्बर के अंतर्गत देखने को मिलती है, जहां पर पानी का क्राइसिस लगातार बढ़ता गया। तीसरा इश्यू आप देखिए तो पलायन, जिस पलायन को लेकर के बड़ी बातें हुई थी पिछले चुनावों में, अब आप देखते हैं तो पता चलेगा कि पलायन ठीक है। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं जितेंद्र जी, आता हूं। राजेश कसेरा भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तो राजेश एक बात बताइए, देखिए मताधिकार का प्रयोग कर लिया है सबने, सबका जो है एक क्या मैं कहूँ, जो आने वाला फ्यूचर है वो अब कैद हो चुका है, लेकिन राइजिंग राजस्थान और पेपर लीक मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। क्या आपको लगता है कि ये दो बड़े मुद्दों की वजह से इस बार जो है कहीं ना कहीं खाता खुलेगा और अच्छा खुलेगा बीजेपी का? देखो आदित्य, चुनावों के अंदर मुद्दे ही काम करते हैं, ये तो बिल्कुल हमेशा से हम देखते आए हैं, पर वो इश्यू कितने लोगों को पिन पॉइंट करता है ये सबसे डिफर करता है। क्योंकि आप देखिए कि अगर ये पूरे प्रदेश का चुनाव होता तो उस समय के जो इश्यूज हैं उनकी स्थिति अलग होती है, लेकिन ये उपचुनाव है तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं लोकल इश्यूज। क्या हमारा जो नया विधायक चुनने जा रहा है वो बेसिकली क्या कमिटमेंट हमसे कर रहा है, किस तरह की वो जो बातें हमारे सोसाइटी और हमारे लोगों के बीच में रख रहा है, और अगर आने वाले 4 सालों में अगर वो सत्ता के साथ क्या कॉम्बिनेशन करके और उनके क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोकल इश्यू पर डिपेंडेंट करती है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर भाजपा को मेजोरिटी दी गई है, तो कहीं ना कहीं जनता के जहन में ये बात जरूर आती है कि हम हमारे जो उपचुनाव के अंदर जो उम्मीदवार है उसको हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ उनके क्षेत्र के विकास को बहुत मजबूती से काम करा पाए, उनके क्षेत्र की जो मांग है उसको पूरी कर पाए, और जिन हडल से वो कई सालों से जूझ रहे हैं कैसे उन हडल्स को वो इस आने वाले 5 सालों के अंदर 4 सालों के अंदर उनको पूरा कर पाए। तो ये सारी चीजें उनके प्रोजेक्शन और दिमाग के अंदर रहती है। लेकिन चूंकि इस बार उपचुनाव है वो अलग अलग एरिया और अलग अलग जो समीकरणों को लेकर हम बात करते हैं। अगर हम देखें कि अगर दक्षिण राजस्थान की बात करें तो 84 और सलूम्बर, वहां पर जो कहीं ना कहीं जो कास्ट सेक्टर है, जनजाति सेक्टर है, वो बहुत बड़ा काम करता है। हिमसर में हम देखते हैं कि क्लियर कट जाट सेक्टर है, वो बहुत वहां पर स्पष्ट तौर पर हम बरसों से देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दौसा, जहां पर मीणा समाज का बहुत बड़ा दबदबा है, दूसरे समाज जो है वो भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो आप मानकर चलिए कि सत्तारूढ़ पार्टी को जरूर उपचुनाव के अंदर हमेशा फायदा होता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ही मिल जाता है कि यदि आपके क्षेत्र से हमारी पार्टी के लोग आप जिताएंगे तो वो डबल इंजन की सरकार का ही फायदा उठाएंगे, और कहीं ना कहीं जो उनका विधायक है वो सरकार और सत्ता में भागीदारी निभाएगा और आपके क्षेत्र के लिए कामकाज करेगा। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं आदित्य जो उपचुनाव के अंदर हमें दिखाई दिए हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आपसे एक छोटा सवाल लेना चाहूंगा कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि आप लोग ने पहले जो था कांग्रेस के साथ आप आगे चल रहे थे गठबंधन की सरकार में, अब जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो क्या आप अकेले ही लड़ना चाहेंगे या आप सोचेंगे गठबंधन का? देखिए राहुल जी, ये फैसला अभी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि भाई भविष्य की हमारी रणनीति
कैसी होगी, किस दिशा में हम लोग जाएंगे। लेकिन जहां तक हम लोग लोकसभा चुनावों की बात करें, पार्लियामेंट के लेवल पर या देश भर के लेवल पे बात करें, तो इंडिया गठबंधन में ये समझिए बाहर से हम लोग ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान हमें समर्थन अपना दिया था। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करें तो इंडिया लेवल के उस गठबंधन का हम लोग बाहर से हिस्सा है, तो हम लोग उसके साथ कंटिन्यू। लेकिन राजस्थान में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस पे जो है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसके बाद है। चलिए ठीक है। नरेंद्र कटारा जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जब डॉक्टर सुमित गर्ग अपनी बात रख रहे थे तो आप बार बार हाथ उठा रहे थे। आज वाजिब सी बात है, आप रेसिप्रोकेट करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, आप अपनी बात करें। डॉक्टर सुमित गर्ग ने जो भी बात किया है, चाहे वो पेपर लीक हो गया, चाहे वो राइजिंग राजस्थान हो गया, जो भी बात उन्होंने किया है, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? क्या एक आपके तरफ से एक नोट डॉक्टर सुमित गर्ग को? जी आदित्य जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं, जो बाप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो शायद ध्यान से बात को सुन नहीं रहे। मैंने जो कहा कि हमने युवाओं को रोजगार दिए हैं, उसमें 32,000 को हम दे चुके हैं, 10,000 का हम रिजल्ट निकाल चुके हैं और 25,000 का हम 15 दिसंबर को देंगे। तो उन्होंने शायद 25,000 ही सुना। तो मैं इस प्रकार से कह रहा हूं, हम करीब 75,000 के आसपास पहुंच चुके हैं और 1,11,000 नौकरियों की तैयारी हम बिल्कुल कर चुके हैं, जिनकी भर्ती हमको करनी है। इस प्रकार से हम 5 साल में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसके साथ ही मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुमित जी की बात सुन रहा था, वो इस प्रकार से बोल रहे थे कि जिस प्रकार से इस दुनिया में कोई सुनने वाला है ही नहीं, कि वो कुछ भी बोलते जाएंगे और सब लोग कान बंद करके बैठे, किसी के कानों में कुछ नहीं जाएगा, वो कुछ भी कहे। क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि इनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे, यहां तक कि वो कुछ दिन रहे, फिर गहलोत जी ने उनको पार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमको ईआरसीपी का समझौता दिखाती क्यों नहीं है। इवन विधानसभा में कहा हमें ईआरसीपी के बारे में बताओ। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि उनके प्रवक्ता को ईआरसीपी के समझौते के बारे में पता है और कल परसों ही सचिन पायलट ने बयान दिया कि ईआरसीपी में क्या समझौता है उसे हमें बताते क्यों नहीं है। तो ये इनमें आपस में बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं है। ये पार्टी राम भरोसे भगवान भरोसे भी नहीं चल रही, ये पार्टी सोनिया और राहुल गांधी के भरोसे चल रही है, जिनको किसी को कुछ नहीं पता। मैं जो बात करता हूँ तथ्यों के आधार पर करता हूँ। ये बोल रहे इतना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। अरे भैया, आप 5 साल रहे, आपने क्या पानी लाया, क्या पानी दिया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, आप तक कुछ रिजल्ट है क्या? हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनहित में काम करती है, इसलिए निर्णय लेती है। हमने समझौता किया, हम पानी ला रहे हैं, हमने जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया है। और आपको तो ये सोचना चाहिए, जनता आपको वोट इसलिए नहीं दे रही कि ईआरसीपी का शिलान्यास होने वाला था, वो नेता प्रतिपक्ष जूली जी ने रोका, जन कल्याण को रोका। वो शिलान्यास होने के बाद में यहाँ के जन जन को पानी मिलता, जल क्रांति आती, सिंचाई मिलती, कृषि होती। आपके जूली जी ने लेटर लिख के रोका कि प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास ना करे। शिलान्यास तो आज होगा, आज नहीं तो कल होगा, वो सब काम होंगे। आपने कहा सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, 73 लाख लोगों की आप आरटीए लगा के लिस्ट ले सकते हैं कि किन किन लोगों को 450 रुपए में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिल रहा है। आप बिल्कुल सरकार से पूछ सकते हैं दस्तावेजों के साथ कि जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे वो इतने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है कि नहीं मिली। आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, हमने किसान सम्मान निधि बाकायदा जो कहा है बढ़ा है, हमारी सरकार अभी चलने वाली है। हमने पहले महीने में ही निर्णय लिया कि 2,000 रुपए सम्मान निधि बढ़ा दी। इसके साथ हमने 65 लाख किसानों को 653 करोड़ रुपए का सम्मान निधि का भुगतान किया है। हम किसानों के लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे कि किसान, जैसे सरकारी दफ्तर में आप लोग जाते हो ना, ऐसे ही हमारा किसान बाकायदा 9 बजे खेत में जाए और 6 बजे काम करके आए। ऊर्जा के क्षेत्र में आप क्या डब्बा बैठा के गए हो राजस्थान का, शर्म आती है बताते हुए और सोचते हुए भी। हम आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। 2027 में हम निर्यात करने वाले प्रदेश बनेंगे। लगातार हमने 2 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू के अपने बिजली के क्षेत्र में किए हैं। हम कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि बात करने से और झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से। हमारे मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके लगातार राजस्थान की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमने लगातार, हम देश विदेश, हमारे मुख्यमंत्री मंत्री, हमारे नौकरशाह, हमारे आईएएस सब हमारे लिए राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम निवेश को लाने की प्रयास कर रहे हैं। हम छोटे से बड़े निवेशक को ला रहे हैं जिससे कि राजस्थान के युवा का भविष्य सुनहरा बन सके। हम भारतीय जनता पार्टी सकारात्मकता के साथ काम करती है, विकास के साथ करती है, विकसित राजस्थान के लिए काम करती है, विकसित भारत के लिए काम करती है। आप बात करते हैं मोदी जी की गारंटी की। मोदी जी की गारंटी ऐसी है कि उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, इसलिए अपने काम के बल पर
तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये दुनिया में बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो ये फख्र की बात है। ये मोदी जी की गारंटी बने। हमने जनता को शौचालय दिया, हमने जनता को हर घर नल दिया, हमने जनता को घर घर बिजली पहुंचाई, हमने रेल यातायात की व्यवस्था की, सड़कों का जाल आदरणीय मोदी जी ने बिछाया। और आप देखते हैं कि जिस देश में हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, हम जाके दूसरे देशों में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो फख्र से सीना ऊंचा करके जाते हैं, और विदेश में जाने से हर भारतीय साथी ठोक के कहता है मैं भारत का निवासी हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो मोदी जी की गारंटी पे देश चल रहा है, और यहाँ का युवा, यहाँ का जन, हर भारतीय मोदी जी में विश्वास करता है। हरियाणा में तीसरी बार जीतने मोहर लगा दी है कि विकास के पथ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। और उनकी गारंटी का कमाल था, हमने राजस्थान में डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं, हमने किसानों को बिजली कनेक्शन जारी किए हैं, हमने 15,000 करोड़ से अधिक का अनुदान किसानों के लिए दिया है। हम लगातार अनुशासन के साथ में विकास का काम कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी से ये देश आगे बढ़ रहा है। आप इस देश को हमेशा से गरीबी के नाम पर नोचते आए, कंगाल करते आए। गरीब कहते कहते इस देश के किसी नागरिक को आपने सोचने का समय नहीं दिया, क्योंकि देश का नागरिक समृद्ध होगा तो अच्छा बुरा सोचेगा, अखबार भी पढ़ेगा, टीवी भी देखेगा और निर्णय करेगा कौन सही है कौन गलत है। आपने हमेशा देश को गरीबी के जाल में बचाए रखा। आपके सारे प्रधानमंत्री, आपके सारे नेताओं के आप पूरे भाषण सुन लीजिए, गरीबी गरीबी गरीबी। 65 साल में गरीबी का एक अंक आप नहीं मिटा पाए। हमारे मोदी जी ने 75 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ठीक है नरेंद्र जी, चलिए बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, और हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। आपने सुना जितेंद्र मीणा जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएपी, उन्होंने क्या कुछ कहा। नरेंद्र कटारा जी को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता है, उनकी आपने बात सुनी। और डॉक्टर सुमित गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी आपने सुना। और अपने आकलन जाना हमने राजेश कसेरा जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो फिलहाल आज के सबसे बड़े मुद्दे में इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।